This is another example of frequency distribution histogram for group data. जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि आपके पास ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों में ये चीज़ें मौजूद हैं. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ग्रुप डेटा. आप देख सकते हैं कि आपके पास ये डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं और उन ग्रुप्स के सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं. ये एक साइन है जिसको कि हम कहते हैं स्केल ब्रेक साइन. जैसे अभी हमने ग्राफ के जो रूल्स थे, जनरल रूल्स में देखा था कि वो ये कह रहे थे कि आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो ज़ीरो से इक्वली स्टार्ट हो रहे होने चाहिए. ये अगर आप देखें तो हमारा वाई एक्सिस तो ज़ीरो से इक्वली स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आपकी हर कैटेगरी के दरमियान सेम डिफरेंस है. 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आपके पास 1 इंटरवल चल रहा है. लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो 30 टू 31, 32 टू 33, 33 टू 30, इन सब के दरमियान तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन 0 और 30 के दरमियान 1 का डिफरेंस नहीं है. स्केल ब्रेक का मतलब होता है कि जिसमें हम ये बताते हैं कि अदर देन फर्स्ट कैटेगरी हमारा बाकी सारा इंटरवल सेम है. दिस इज समथिंग अंडरस्टूड काइंड ऑफ साइन जिसमें के जो भी इसको पढ़ेगा तो उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि फर्स्ट जो कैटेगरी है वो रेगुलर नहीं है लेकिन उसके बाद तमाम कैटेगरीज रेगुलर हैं. तो इस अंदाज में वो जैसे मैंने आपको बताया था कि जर्नली हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं लेकिन विद द एक्सेप्शन ऑफ डेटा हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है. लेकिन उस मॉडिफिकेशन के भी हमारे पास रूल्स मौजूद हैं कि अगर आपको वो मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है तो उसको आपने अपने डाटा के अंदर अपने ग्राफ के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट करना है ताकि उसकी अथेंटिसिटी चैलेंजेबल ना हो. दिस इज एन अदर टाइप ऑफ, कहना तो नहीं चाहिए कि टाइप कह लें या हम कहते हैं कि ये एक और प्रेजेंटेशन स्टाइल है हिस्टोग्राम का. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टाइल है जिसमें कि आपने ग्राफ तो बनाया है जिसमें एक्स स्कोर्स आपके नज़र आ रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे ही हैं लेकिन आपका वाई एक्सिस मिसिंग है. और इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप क्या कर रहे, हर एक कैटेगरी पे आपने जो एक ब्लॉक बनाया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें इतनी फ्रीक्वेंसी मौजूद है. यानी स्कोर 1 पे एक फ्रीक्वेंसी है, स्कोर 2 पे 3 फ्रीक्वेंसी है, स्कोर 3 पे भी 3 फ्रीक्वेंसी है एंड सो ऑन. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोग्राम, लेकिन इसको हम मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम कहते हैं. मैंने कोशिश की है कि जो मैक्सिमम काइंड हो सकती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूं. दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड यहाँ उन्होंने आपसे ये कहा था कि हाइट ऑफ द डॉट कॉरस्पॉन्ड्स टू फ्रीक्वेंसी. करना आपने क्या है कि ड्रॉ डॉट अबव द सेंटर ऑफ ईच स्कोर्स ऑफ अ क्लास इंटरवल. एक सेंटर ऑफ स्कोर लेना है आपने दोनों क्लास इंटरवल के दरमियान. अगर आपका 4 से 5 एक क्लास इंटरवल है तो उसका सेंटर ऑफ स्कोर आपको नॉर्मल कर्व समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक पॉलीगॉन की एग्जाम्पल है. आपके पास डाटा इस अंदाज में मूव कर रहा है. दिस इज एक्चुअली एग्जैक्ट पॉइंट. जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी आपके पास थी आपने उसको टारगेट किया और उनको आपस में लिंक किया और ये बन गई आपकी पॉलीगॉन. अगर हमारे पास डाटा इस तरह से मौजूद होता और हम इसको फ्री हैंड से कर बना देते तो उसमें कुछ पॉइंट तो हमारे मिस होते लेकिन मैक्सिमम पॉइंट कवर अप भी हो जाते और हमारी नॉर्मल कर्व भी कंप्लीट हो जाती. तो इसको हम कहते हैं फ्री हैंड नॉर्मल कर्व. ये हम हिस्टोग्राम पे भी बनाते हैं, पॉलीगॉन पे भी इसका मतलब है उसको एक नॉर्मल कर्व में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और आप आगे लेके चलते हैं. जब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज की बात करते हैं तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ये आपको थोड़ा सा पहले मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके दिखाऊंगी और उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगी तो आपके लिए उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा. तो इस तरह हम अपनी पॉपुलेशन को रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज के थ्रू
ग्राफ में शो करा रहे होते हैं। आपको याद होगा इसी लेक्चर में शुरू में हमने देखा था कि प्रोपोर्शंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर परसेंटेजेस। जो आप प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट करते हैं दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू डिफाइन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, और वो फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपको आगे इस तरह के कर्व्स बनाने में हेल्प करते हैं। द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, this is important. I think you people are not unfamiliar with it. इस पे भी हम हमेशा बात करते रहते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या है। इस चीज़ का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ के बारे में जानेंगे तो उसके बाद आपको अपने डाटा की हैंडलिंग, प्रेजेंटेशन और फिर उससे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एंड यू विल बी चूजिंग the best suitable base and best suitable method for that. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें मोस्टली दो तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनसे हमारा साब का वास्ता पड़ता है। एक सिमेट्रिकल है और दूसरी स्क्यूड। अब यहाँ एक मैं वर्ड बड़ा ध्यान से बोल रही हूँ, सिमेट्रिकल। मैं नहीं कह रही हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती हैं जिनकी सिमेट्री मौजूद होती है। सिमेट्री कहते हैं ऑर्डर को। और स्क्यूड ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो अपनी सिमेट्री लूज कर रही होती है। जो सिमेट्री लूज करती है वो किसी ना किसी एक एंड से कर रही होती है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हैं जिनकी इज अ मिरर इमेज ऑफ द अदर। कहने का मतलब ये है कि उसकी दोनों साइड एक जैसी होती हैं। जैसे कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, दोनों साइड्स, दोनों लेग्स इक्वल होती हैं। जबकि स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, स्कोर्स पाइल अप ऑन वन साइड एंड टैपर ऑफ इन अ टेल ऑन द अदर साइड। एक साइड पे स्कोर पाइल अप करते हैं और दूसरी जो है वो स्लांट बन रही होती है। टेल ऑन द राइट हो तो हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड है, टेल ऑन द लेफ्ट हो तो हम कहेंगे नेगेटिवली। इसकी कुछ एग्जांपल्स आप देखें। ये है आपकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों साइड्स मिरर कर रही हैं एक दूसरे को, बिल्कुल एक जैसी हैं। एंड दीज आर योर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज स्क्यूड एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो स्क्यूड। यहाँ पे आप देखें कि ये है इसकी राइट साइड। राइट साइड की अगर टेल ज़्यादा लॉन्ग है तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर लेफ्ट साइड की टेल ज़्यादा लॉन्ग है तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है। अगर आप इस वाली डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो मुझे ये बताइए, अभी हमने ग्राफ्स थोड़े से स्टडी किए, एक्स एक्सेस थोड़ा स्टडी किया। इस क्वेश्चन को लिख लें, ये मैं आप लोगों से डिस्कशन क्लास में भी पूछूंगी कि अगर एक पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो ग्राफ की सेंस में हम क्या समझते हैं कि उसमें ज़्यादा हाई स्कोरर होंगे कि लो स्कोरर होंगे, और इसी तरह से नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी पॉपुलेशन के अंदर स्कोर्स की अचीवमेंट किस अंदाज। अब हम देखते हैं कि ग्राफ्स को मिसयूज कैसे किया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपकी असाइनमेंट है। इसके साथ मैंने जो आपको ये भेज रही हूँ इसके अंदर इस भी इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन मौजूद है। इसको थोड़ा सा आपने स्टडी करना है, और ये हम अपनी एक्टिविटी में क्लास की ये जो हमारी इंटरेक्टिव सेशन की एक्टिविटी है उसमें देखेंगे कि यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ ग्राफ क्या होते हैं, किस तरह से उसी इंफॉर्मेशन को हम मॉडिफाई करके, थोड़ा चेंज करके, टेलर्ड करके किस अंदाज में शेयर कर रहे होते हैं। ये अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट ईयर्स का डाटा है और ये आपके पास उसके ऊपर फ्रीक्वेंसीज हैं। सेम हेयर, लेकिन क्या ये दोनों जो ग्राफ्स हैं ये सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? और जो इंफॉर्मेशन इसके अंदर चेंज हुई है, वैसे अगर आप इसको ग्राफिकल टर्म्स में बात करें तो ये ग्राफ भी बिल्कुल ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है। अपनी इंफॉर्मेशन को ये भी उसी तरह से एलेबोरेट कर रहा है और ये भी कर रहा है। ग्राफ के जो रूल्स हैं उनको ना ये वायलेट कर रहा है ना ये वायलेट कर रहा है।
लेकिन जो पहली नज़र में आप इन दोनों से मीनिंग निकाल रहे हैं, उनके दरमियान कितना डिफरेंस है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, ये आपके लिए एक फूड फॉर थॉट है। इसके ऊपर आप सोचिए एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। वी विल बी टॉकिंग ऑन इट, आपके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, क्यूरीज भी करेंगे, और जो मैंने अपनी तरफ से कुछ आपको टीजर्स देने की कोशिश की है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बी रेडी फॉर दैट। आप इसको सुनिए, समझिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन send me your query in Google Classroom and you may share it on the WhatsApp as well, और हम इसको मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया आपका।